अगली जो टॉपिक है वो है मापन या फिर मेजरमेंट। दिस क्वेश्चंस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को। सेकंड टॉपिक है मापन या मेजरमेंट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है। सवाल कह क्या रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन ये है कि इसमें जो भी सवाल हैं ये सारे के सारे गाइस आपके इंपॉर्टेंट तो हैं ही, सारे टिपिकल सवाल हैं, मतलब इसमें सारे सवाल संख्यात्मक हैं। तो इसको एक बार समझने की अच्छे से कोशिश कीजिएगा और इम्पॉर्टेंट बहुत हैं। शुरुआत करते हैं। सवाल पहला है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितने पास्कल होता है। देखिए एटमॉस्फेयर जो होता है ये होता है वायुमंडलीय दाब, और दाब को हम पास्कल में मापते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है ये आपको बताना है। तो बताइए एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। समझने की कोशिश कीजिएगा। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय की सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव ही वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है और इसकी इकाई बार या फिर पास्कल होती है, यानी इसको हम बार या फिर पास्कल में मापते हैं। और एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। कभी कभी ये हॉर्स पावर एग्जाम में दिया जाता है, कभी कभी ये आपको अश्व शक्ति एग्जाम में दिया जा सकता है। देखिए एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होती है, और मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति या फिर हॉर्स पावर में व्यक्त किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि 746 वाट को क्या कहा जाता है। सवाल डिट्टो वही है, बस केवल लैंग्वेज चेंज किया गया है। राइट उत्तर हो जाएगा 746 वाट बराबर एक अश्व शक्ति। तो ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि एक डायोप्टर बराबर होता है। अब एक डायोप्टर जो है किसके बराबर होता है। मेरे प्यारे भाई डायोप्टर आप जानते हैं कि लेंस मापने की क्षमता को डायोप्टर कहते हैं, और इसे हम डी द्वारा डिनोट करते हैं। और एक डायोप्टर जो है ये होता है 1 मीटर इनवर्स के बराबर। मेरे प्यारे भाई राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1 मीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है। आरआरबी जेई परीक्षा येलो पेपर में पूछा गया है। बताइए 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10⁶ माइक्रोन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। 1 मीटर में 10⁶ माइक्रोन होते हैं, या फिर 10⁻³ मिलीमीटर, या फिर 1 मीटर में 3.2 फीट होता है, या फिर 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर होता है, या फिर 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है, या फिर 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होता है। फेम्टोमीटर में कहा जाएगा तो 1 मीटर है 10⁻15 फेम्टोमीटर के बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी कहीं भी कोई भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने जूनियर इंजीनियर में पूछा गया सवाल है कि परमाणु त्रिज्या जो है किस में मापी जाती है। यानी परमाणु त्रिज्या का मेजरमेंट हम किस में करते हैं, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर, किलोमीटर या फिर नैनोमीटर। देखिए परमाणु त्रिज्या जो होती है यानी एटॉमिक रेडियस जो है, इसको किस में मापा जाता है, ये सवाल पूछा गया है। राइट उत्तर होगा आपका नैनोमीटर में। डी आंसर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रतिदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसके उपयोग करके की जाती है। तो देखिए प्रतिदीप्ति जो है ये किसके माप से होता है। ऑप्शन नंबर सी लक्स मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लक्स मीटर। समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रतिदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है, और लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है, यानी कैंडेला से उत्पन्न होती है ल्यूमेन इकाई, ठीक है। और 1 लक्स के बराबर होता है प्रतिदीप्ति 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का एक पूर्ण प्रकाशीय बहाव होता है, और 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन बटे मीटर स्क्वायर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट वाले कि 1 किलोवाट घंटा जो है ये कितने जूल के बराबर होता है। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है भाई आप खुद देख लो। आरआरबी ग्रुप डी 2018 के तृतीय पाली, द्वितीय पाली, फर्स्ट पाली, सेकंड पाली और इसके अलावा एएलपीएन टेक्नीशियन में सवाल पूछा गया है। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद देख सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाए। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है आपके सामने, आरआरबी जेई में पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा जो है ये कितनी ऊर्जा के बराबर होता है। मेरे प्यारे भाई सवाल बिल्कुल वही है, सवाल ऊपर जैसा ही है, डिट्टो वही है। देखिए 1 किलोवाट घंटा या फिर कहा जाए 1 kWh यानी 1 किलोवाट घंटा जो है कितने जूल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और अगर आप इसको जूल में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 36,000 जूल के ये 3,60,000 जूल के बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, 3,60,000 नहीं लिखा है, ये लिखा है 36 लाख जूल, है ना। हाँ 36 लाख जूल। तो डी आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कि 1 किलोवाट जो है कितने जूल सेकंड के बराबर होता है, इसका आंसर आप बताएंगे। अब देखिए 1 किलोवाट जो है आपका ये 1000 जूल सेकंड इनवर्स के बराबर होता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और इसका एसआई मात्रक वॉट होता है, जिसका वैज्ञानिक जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है और 1 किलोवाट का मान जो है ये 1000 जूल प्रति सेकंड अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वॉट शक्ति के बराबर होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 1 किलोवाट जो है कितने शक्ति के बराबर होता है, जस्ट अभी बताया कि 1 किलोवाट जो है ये 1000 वॉट शक्ति के बराबर होता है। तो डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे जो भी सवाल दिए गए हैं ये आपके किलोवाट घंटा में बदलने के लिए बताए गए हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे 5.5 को आप किलोवाट घंटा को जूल में बदलने की बात की जा रही है, तो 5.5 को आप 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इसमें अगर आप इसको गुणा करेंगे तो ये आपका मान आएगा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19.8 इंटू 10⁶ जूल, ये आपका आएगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से आगे जो भी सवाल दिए गए आपके गुणा करने के ही सवाल दिए गए, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। 1 न्यूटन जो है किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी आंसर 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर सेकंड के पावर -2 के बराबर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब वही सवाल है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे मैं ये सारे सवाल स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। देखिए मैंने ऊपर के जो भी सवाल स्किप किए हैं ये आपके न्यूमेरिकल बेस्ड थे और उसको स्किप करना लाजमी था क्योंकि सवाल बिल्कुल डिट्टो था। गाइस कहीं पे 5 किलोवाट का मान पूछा गया था तो कहीं पे 6 किलोवाट का मान पूछा गया था। मैंने आपको पहले भी बताया गाइस कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो आप उसमें गुणा करेंगे तो आसानी ईजिली तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको मैंने स्किप कर दिया है, आपका टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सवाल है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो ये हो जाएगा वी आंसर, ऑप्शन बी दूरी। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा पारसेक जो ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। या फिर अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस तरीके से भी ऑप्शन दिया जा सकता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो देखिए अगर मीटर में कहा जाएगा तो 10 की घात 15 होगा और अगर किलोमीटर में कहा जाएगा तो 10 की घात 12 होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 1 नैनोमीटर जो है किसके बराबर होता है। मेरे भाई समझने की कोशिश कीजिए, ग्रुप डी में पूछा गया है 1 नैनोमीटर जो है किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 नैनोमीटर जो है ये होता है 1/10 की घात 9 मीटर या फिर गाइस कहा जाए 10⁻⁹ मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। समझने की फिर से कोशिश कीजिए, अगर एग्जाम में ये केवल और केवल इस तरीके से लिखा जाएगा 10 की घात -9 मीटर तो भी आप सही आंसर करेंगे, या फिर 1/10 की घात 9 मीटर लिखा जाएगा तो भी आप सही करेंगे, क्योंकि जब नीचे बटे वाली घातें ऊपर जाती हैं तो माइनस में हो जाती है, ये बात आप जानते हैं। तो डी आंसर करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा।
एक कूलाम बटे 1 सेकंड जो है किसके बराबर होता है। अब देखिए आप जानते हैं कि कूलाम बटे सेकंड या फिर मेरे प्यारे भाई जो कूलाम और बटे समय होता है ये किसके बराबर होता है, या फिर अगर कहा जाए मेरे भाई तो आवेश बटे समय जो है ये किसके बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एम्पियर, यानी धारा मापने के जो मात्रक है वो क्या है, आवेश बटे समय, यानी कि 1 सेकंड में जो भी आवेश लगा हो या जो भी चार्ज लगा हो वो आपकी एम्पियर होती है, धारा होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा वी आंसर 1 एम्पियर, यानी 1 कूलाम बटे 1 सेकंड जो है ये 1 एम्पियर के बराबर होगा। तो वी आंसर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहा जाता है। किसी भी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित प्राप्त होती है। और एम्पियर विद्युत धारा का जो है ये एसआई मात्रक होता है। और विद्युत धारा यानी कि जो इलेक्ट्रिक मतलब जो गाइस विद्युत धारा होता है ये आवेश बटे समय होता है और 1 एम्पियर बराबर होता है कूलाम बटे सेकंड। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। मेरे भाई जो पिकोमीटर है, फेम्टोमीटर है, नैनोमीटर है, हेक्टोडेका, ये सब आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैं एक दिन करवा दूंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। तो 1 पिकोमीटर जो है किसके बराबर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10⁻⁻12 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। या फिर कभी कभी ये गाइस 1/10⁻12 भी दे दिया जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, माइनस नहीं होना चाहिए, केवल 1/10⁻12 होगा तो भी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 1 जूल जो है किसके बराबर होता है। अब जूल जो है गाइस आपका ये कार्य का मात्रक होता है। और कार्य होता क्या है, न्यूटन और बटे क्षेत्रफल, यानी कि जो होता है वो आपका होता है अब बल बटे क्षेत्रफल, ये होता है कार्य बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है, ये आपका होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है आपका मीटर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर, यानी कि 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर या फिर न्यूटन मीटर। तो ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। तो देखिए जो आपका गाइस सेकंड टॉपिक था मेजरमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। थर्ड टॉपिक है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मापक यंत्र। दिस क्वेश्चन इज एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो आपसे निवेदन है कि इसको आप एक बार केयरफुली तरीके से अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी सवाल दिए गए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी, सीबीटी मेन में, सीबीटी 2 में, जेई या फिर आरपीएफ, आरबीएफ एसआई, जो भी आरआरबी के द्वारा पूछे गए सवाल हैं वो सारे कंप्लीट करवा रहा हूँ। मेरे भाई आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है तो बिना कहे आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो अंदर से गाइस दिल टूट जाता है। और आप ये बात अच्छे से जानते हो कि आपके केवल और केवल सपोर्ट की कमी है। मेरे भाई आप वीडियो को अगर आप लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अंदर से मुझे ऊर्जा मिलती है और मैं आपको और भी बेहतरीन क्लासेस दे पाता हूँ। सो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 में 14 जून 2022 की प्रथम पाली में पूछा गया सवाल। फर्स्ट सवाल, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किसके द्वारा मेजरमेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर बैरोमीटर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ओडोमीटर जो है आपका ये दूरी मापने की इकाई होती है, यानी वाहन द्वारा चली गई दूरी। जैसे आपके जो होता है मतलब मोटरसाइकिल में आपका ओडोमीटर लगा होता है। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर ये दोनों लगा होता है। स्पीडोमीटर जो होता है आपका ये होता है स्पीड मापने के लिए कि आप 40 पे चल रहे हैं या फिर 30 पे चल रहे हैं। ओडोमीटर जो होता है आपका ये दूरी मापने के लिए कि कितने किलोमीटर आपकी बाइक चल चुकी है, वो आपका ओडोमीटर होता है, ठीक है। थर्मामीटर जो है शरीर का ताप मापने के लिए कि बुखार कितने डिग्री सेल्सियस है, वो आपका हो जाता है थर्मामीटर। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है और बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्द्रता। देखिए वायुमंडल की आर्द्रता जो है आपका ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वस्तु का ताप या फिर गाइस ताप जो है थर्मामीटर से मापा जाता है। और जो द्रव का डेंसिटी है, घनत्व है, ये हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और जो ऊष्मीय विकिरण है ये बोलोमीटर से मापा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से किस यंत्र का उपयोग हम समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को मापने के लिए करते हैं या फिर इसमें डुब्बी में प्रयोग करते हैं। तो पनडुब्बी में प्रयोग किया जाने वाला इसमें यंत्र जो है आपका वो है पेरिस्कोप। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। समझने की कोशिश कीजिए।
पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर जो है आपका ये दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो एफडीआई स्कोप है इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा, अब तो गैस कम हो गया है, लेकिन पहले शादी विवाह में कहते थे कि भाई उनके यहाँ पर्दा चल रहा है, तो पर्दा जो है आपका वो इसी माध्यम से होता था, यानी एफडीआई स्कोप के यंत्र के प्रयोग से ही होता था। ठीक है, चित्र को पर्दे पर जो प्रक्षेपित किया जाता था वो इसी के माध्यम से किया जाता था। ओडोमीटर मैंने आपको बताया कि गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए। नेक्स्ट है आपके सामने, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बी आंसर, बैरोमीटर। मैंने पहले भी बताया आपको, इस वजह से इसमें देरी नहीं करेंगे। देखिए, बैरोमीटर जो है आपका एक वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है और इसके द्वारा वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। और वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं इवान गैलिस्टा टोरिसेली, ये हैं। ठीक है, तो ऑप्शन वो भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर, सवाल वही है। आगे बढ़, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है? सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, हेलियोस्कोप। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेलियोस्कोप। देखिए, सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो टेलीस्कोप है, जिन्हें आप दूरदर्शी भी कहते हैं, ये एक प्रकाशीय उपकरण है। इसका प्रयोग हम दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, जिन्हें आप गाइस दूरदर्शी कहते हैं, या फिर गाइस कहा जाए तो दूरबीन आप कहते हैं। बात एक ही है। अल्टीमीटर जो है आपका ये ऊंचाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे विमानों में जो उपयोग किया जाता है वो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है कि कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, उसी माध्यम से पता किया जाता है अल्टीमीटर से ही। आइडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापता है। एरोमीटर जो है वायु और गैस के डेंसिटी को मापता है, घनत्व को मापता है। नेक्स्ट है, विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से विभवांतर को मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। हाँ, इसके पहले की जो गाइस पीडीएफ से मैंने टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद से पे भेज दी है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को ले लीजिएगा। पीडीएफ से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको दोबारा क्लास देखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप रिवाइज़ कर सकते हैं। एक बार क्लास को अच्छे से समझिए, उसके बाद पीडीएफ के माध्यम से आप उसको रिवाइज़ कीजिए और उसके बाद अच्छे से आपको एग्जाम में बेहतरीन तरीके से सवाल समझ में आएंगे और आप आसानी से टिक कर पाएंगे। तो इस वजह से आप इसकी पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद से पे सुबह 4 बजे आपको मिल जाएगी। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, वोल्टमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है ये वोल्ट भी होता है और ये एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का उपयोग करते हैं, तो डी आंसर राइट हो जाएगा आपका, वोल्टमीटर। नेक्स्ट है कि विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वोल्टमीटर, डी आंसर। सवाल वही है, बस केवल अंतर यह है कि ये आपका शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था और उसी तारीख को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था, मतलब रिपीट हुआ था सवाल। नेक्स्ट है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब देखिए, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए इसमें हम किसका उपयोग करेंगे? गैल्वेनोमीटर का। तो ए आंसर राइट हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का। तो मेरे भाई ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। सर्किट में बिजली की प्रवाह का पता लगाने के लिए धारा मापी यानी कि गैल्वेनोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है और ये किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि धारा है या फिर नहीं है। धारा का मतलब यह है मेरे भाई कि करंट, यानी कि उसमें बिजली जो है या फिर उसमें जो चार्ज है वो प्रवाहित हो रहा है या फिर नहीं। इसका जो हम पता लगाते हैं वो गैल्वेनोमीटर या फिर धारा मापी यंत्र के माध्यम से ही पता लगाते हैं। वायु दाब मापी या फिर जिन्हें आप बैरोमीटर कहते हैं, इसके द्वारा वायुमंडल के दाब को मापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को हम मेजरमेंट करते हैं। और जो बेग मापक है या फिर एनीमोमीटर है, इसके द्वारा हम हवा के बेग को मापते हैं। दूध मापी जो है इसके द्वारा हम दूध की शुद्धता को मापते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट उत्तर होगा ए आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को मापने के लिए हम टैकोमीटर का उपयोग करते हैं, तो वी आंसर राइट हो जाएगा, टैकोमीटर। देखिए समझिए, सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर से गाड़ी की गति को मापा जाता है, एनीमोमीटर से पवन के वेग को मापा जाता है, क्रोनोमीटर से जलयान में सही समय का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है, समझने की कोशिश कीजिए।
सवाल है आपके सामने कि विभव मापी मूलता एक क्या है। तो भाई एक मापन उपकरण है, इजी है। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन वो भी एमीटर से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा एमीटर से। एमीटर क्या है मेरे भाई, फिर वही सवाल है, राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए एमीटर से हम परिपथ में श्रेणी को संयोजित किया जाता है और विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है, बिल्कुल। तो डी आंसर राइट होगा इसमें, ऑल ऑफ दीज या फिर उपरोक्त सभी। किसको मापने के लिए स्टेलेगोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए स्टेलेगोमीटर का उपयोग जो है किसको मापने के लिए करते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन वो भी पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। वी आंसर राइट हो जाएगा पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए होता है, तो दूरी मापने के लिए ईजी है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो वी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा सी आंसर, पिटाट ट्वीप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला। चलिए देखिए अगला सवाल जो है आपका सामने वो है बेंसुरी मापी या बेंसुरी मीटर। देखिए बेंसुरी मापी बेंसुरी मीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर यानी विसर्जन मापा जाता है। रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है। तप्त तार अमीनोमीटर का उपयोग वायु या गैस का वेग मापने के लिए किया जाता है। तो ये जो आपके एक्सप्लेन थे वो मैंने किए। टाइकोमीटर का मापन करता है। टाइकोमीटर जो है ये किसका मापन करता है। देखिए टाइकोमीटर जो है आपका ही किसका मापन करता है, घूर्णात्मक चाल का। तो डी आंसर राइट हो जाएगा, घूर्णात्मक चाल। टाइकोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो फिर वही सवाल है, राइट होगा आपका ये हो जाएगा घोड़ी गतिज ऊर्जा चक्कर प्रति मिनट आरपीएम मापता है। यहाँ पे पहले बताया गया। तो चक्कर प्रति मीटर यानी ये आपका आरपीएम मापता है। तो ये आपका ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में क्या होता है भाई, इसका आंसर आप बताएंगे। मल्टीमीटर में क्या होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है मल्टीमीटर। तो डी आंसर राइट हो जाएगा, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो डी आंसर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। इसका आंसर आपको बताना है। रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। पहला देखिए इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, सही है। यह एक लघु गणिकीय पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के द्वारा नापा जा सकता है, ये भी सही है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 8 से 9 की तीव्रता का मतलब है बहुत ज़्यादा भाई खतरनाक। तो डी आंसर यहाँ पे गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। तो सही आंसर हो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सोनार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए, कभी कभी ये सोनार का पूर्ण रूप भी पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सोनार, इसका उपयोग पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार का मतलब होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये होता है इसका संक्षिप्त रूप है इसका ये। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर की वस्तु की स्थिति का पता चल जाता है। तो जैसे कोई अगर डूब जाता है तो इसके लिए हम सोनार का उपयोग ही करते हैं, पता चलता है कि कोई डूबा है, कहाँ पे डूबा है, तो इसका सोनार का उपयोग किया जाता है ना। लेज़र जो है ये एक खोज, ये जो लेज़र है इसकी खोज जो है ये अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मैमन ने 1960 में की थी। और इसका मतलब जो है ये फुल फॉर्म जो है लेज़र का, ये क्या होता है देख लीजिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है लेज़र का पूर्ण रूप। और इसका उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने, युद्ध में दुश्मनों के हथियारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। देखिए अगला जो है वो आपका रडार है। रडार का देख लीजिए, इसका पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए रडार जो है आपका ये होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये रडार का संक्षिप्त मतलब विस्तृत रूप है।
ये प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। स्कूबा जो है ये क्या होता है, इसको एक बार समझ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस वजह से इसका एक्सप्लेन करना जरूरी था। स्कूबा जो है इसका उपयोग गोताखोर द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। जो गोताखोर होते हैं पानी के अंदर सांस किस तरीके से लेते हैं, तो वो स्कूबा के माध्यम से ही लेते हैं। स्कूबा का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपॉर्टस, ये होता है इसका विस्तृत रूप। नेक्स्ट है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इकोलोकेशन का उपयोग जो है हम जहाज़ों में क्या मापने के लिए करते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पानी की गहराई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर। देखिए लैक्टोमीटर से ही दूध के घनत्व को मापा जाता है कि भाई दूध में कितना पानी है, कितना शुद्ध दूध है, ये किसके माध्यम से मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर के माध्यम से ही मापा जाता है। ठीक है, बाकी मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, उसको नहीं करेंगे। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है कि आपकी बाइक में जो दूरी है ये कितनी तय की जा चुकी है, ये किसके माध्यम से पता चलता है, ओडोमीटर के माध्यम से। तो ये हो जाएगा आपको बी आंसर। स्पीडोमीटर जो है ये आपका गति मापता है कि कितनी तेज़ आप चल रहे हैं, ये स्पीडोमीटर मापता है। और ओडोमीटर जो है आपका ये दूरी मापता है कि कितनी दूरी आपने तय कर ली है। तो वी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाए। नेक्स्ट है कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। जस्ट मैंने थोड़ी देर क्या भी जस्ट मैंने आपको बताया है, जो मोटर गाड़ी का ओडोमीटर दूरी मापता है। तो वी आंसर राइट होगा। अगला है कि वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए, तो ओडोमीटर, ये बिल्कुल लीजिए वही है। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। फिर वही सवाल है मेरे भाई, तो वोल्ट मीटर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, विभवांतर मापने के लिए। वी आंसर। सवाल जो भी इजी है या फिर जो मैंने पहले करवा रखे हैं वो गाइस मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा। किसी परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को मापने गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने सवाल देखिए, गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या है। फिर वही मेरे प्यारे भाई, राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो डी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। वाहन की गति जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो गति जानने के लिए अगर पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा स्पीडोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो। नेक्स्ट देखिए, इकोलोकेशन जो है ये एक प्रकार है। तो जो इसमें है वो इकोलोकेशन का एक प्रकार इसमें कौन सा है, तो वो सोनार है। डी आंसर राइट हो जाएगा सोनार। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से। भाई जैसे रीजनिंग वाला सवाल दे दिया गया है कि अमीटर विद्युत धारा, तो ओम मीटर। अब देखिए अमीटर जो विद्युत धारा है ये अमीटर से मापी जाती है, और जो प्रतिरोध है इसे ओम मीटर मापा जाता है। तो बी सी आंसर राइट हो जाएगा, प्रतिरोध। नेक्स्ट है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए वायु वेग मापी या फिर हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, जिसे आप वायु वेग मापी भी कहते हैं। तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि किसका उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। तो बिल्कुल वही सवाल है, एनीमोमीटर। डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। एनीमोमीटर तो हवा की गति या फिर वायु की गति, बी आंसर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, यानी लाई डिटेक्टर मशीन इसमें कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए जो भी ईजी सवाल हैं या जो मैंने पहले भी करवा रखे हैं वो मैं गाइस आपका तुरंत बताता आंसर हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, है ना। और उसको जल्दी बताना भी लाजिमी है, क्योंकि फिर वही सवाल बार बार क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए कौन सी झूठ का पता लगाने के लिए, तो इसमें पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझिए पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। खोज जो है जॉन ऑगस्टस लार्सन ने 1921 के आसपास की थी, और अपराध की जांच करने के लिए नार्को टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहते हैं कभी कभी कि नार्को टेस्ट करवा लीजिए, पता चल जाएगा, झूठ का झूठ और मतलब सत्य का सत्य, सब कुछ पता चल जाएगा। तो नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर या फिर कहा जाए पॉलीग्राफ, सब कुछ एक ही है। तो सी आंसर राइट आंसर हो। नेक्स्ट देखिए, लाई डिटेक्टर का उपयोग किसके, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो सवाल जस्ट मैंने अभी आपको बताया, लाई डिटेक्टर को पॉलीग्राफ के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि लाई डिटेक्टर के माध्यम से ही झूठ का पता लगाया जाता है। तो डी आंसर राइट हो जाएगा, पॉलीग्राफ। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वो भी, पायरोमीटर का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पायरोमीटर।
चलिए अब देखिए अगला टॉपिक जो है आपका वो है भौतिक राशियाँ। ये भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज़, ये आपका अगला टॉपिक है। तो चलिए इसी में इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें पहला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? इसका आंसर आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अदिश राशि इसमें आपको बताना है कौन सी है। तो मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ अदिश और सदिश पहचानने की। अगर अदिश राशि आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे उस आर्द्रता को चाबी दो। ट्रिक समझिए, उस आर्द्रता को चाबी दो। अब इसमें उस का मतलब क्या है? ऊ मतलब ऊर्जा और ऊष्मा, ठीक है। और स मतलब हो जाएगा आपका समय। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और आर्द्रता का आर्द्रता ये, क मतलब हो जाएगा कार्य, च मतलब हो जाएगा चाल, बी मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे विस्थापन, ठीक है। चाबी, फिर दो मतलब हो जाएगा आपका दूरी। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, और दाब, दूरी और दाब दोनों, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा आपका अदिश राशियाँ हो जाएंगी। तो इसमें अगर मेरे भाई समझने की कोशिश कीजिए आप, तो इसमें अदिश राशि कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। द्रव्यमान जो आपकी एक अदिश राशि है, सी आंसर, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वह भौतिक राशियाँ जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश, ये सब आपकी अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ वह राशियाँ हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दूरी मतलब दिशा भी पता चले, जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन, ये आपके जो हैं ये आपकी सदिश राशियाँ हैं, ठीक है। जैसे शायद अभी मैंने आपको विस्थापन भी बता दिया था अदिश, तो वो अदिश नहीं सदिश है, ठीक है। अगला है का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। अब आपको ये बताना है, कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि इसमें केवल और केवल परिमाण, दिशा नहीं, मतलब अदिश राशि इसमें कौन सी है। तो देखिए इसमें अगर अदिश राशि की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए कार्य ही आपका ये आंसर राइट हो जाएगा, कार्य। निम्नलिखित में से किसमें केवल और केवल परिमाण होता है? मतलब मेरे भाई केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, मतलब अदिश इसमें भी पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्य, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक राशि सदिश नहीं है? मतलब सदिश नहीं है तो मतलब अदिश है, तो इसमें अदिश कौन सी है ये आपको बताना है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, शक्ति। शक्ति जो है आपका ये एक अदिश राशि है, जबकि बलाघूर्ण, त्वरण, विस्थापन ये सदिश राशियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मात्रा नहीं है मतलब मेरे भाई कि इसमें कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, स्केलर क्वांटिटीज इसमें कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रवाह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी कि जो सदिश राशियाँ उसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, जबकि अदिश राशि में केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है आपको ये बताना है, स्केलर क्वांटिटी जिसमें कौन सी है? तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दाब। दाब जो है आपका एक अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे उचित विकल्प चुनिए, संवेग में होता है। संवेग जो है ये में होता है, कोई दिशा नहीं होती, या परिमाण दिशा दोनों, या दिशा या परिमाण। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, परिमाण और दिशा दोनों होती है, क्योंकि संवेग जो है आपका ये होता है एक सदिश राशि, तो इसमें परिमाण दिशा दोनों होगी, तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण इसमें आपको बताना है, मतलब इसमें सदिश राशि कौन सी है, इसका आंसर आपको बताना है कि इस दिए गए विकल्प में से सदिश राशि कौन सी है या फिर वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेग जो है आपका एक सदिश राशि इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सदिश वही है, इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक सदिश राशि है, आप बताएंगे इसमें सदिश राशि कौन सी है। तो राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, विस्थापन जो है आपका एक सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, या फिर गैस वेक्टर मात्रा कहा जाए, सदिश राशि कहा जाए, बात एक ही है। तो इसमें जो आपका वेक्टर मात्रा है या फिर सदिश राशि है वो आपका हो जाएगा डी आंसर, वेग। वेग जो है आपका एक सदिश राशियाँ हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला। सदिश सदिश मैंने बता रखा तो उसको फिर नहीं बताएंगे भाई, ऊपर एक्सप्लेन में वही लिखा है, स्केलर क्वांटिटी और जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने पहले भी बताया, बार बार क्या बताएं। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? अब आपको ये बताना है कि इसमें से मतलब जो समान राशियाँ हैं या तो सदिश या तो अदिश, इसमें आपको बताना है कि कौन सा है। तो राइट उत्तर हो जाएगा वी आंसर, बल और त्वरण, ऑप्शन वो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बल और त्वरण। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या कहते हैं? तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाए उन्हें हम कहते हैं सदिश राशि। तो ए आंसर राइट हो जाएगा आपका, सदिश राशि। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, मतलब इसमें सदिश राशि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संवेग। संवेग जो है आपका एक सदिश राशि है, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अदिश राशि नहीं है, तो अदिश नहीं है मतलब इसमें आपको बताना है कि सदिश राशि कौन सी है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बल जो है आपका एक सदिश राशि है, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
कार्य है, कार्य में गाइज आपको बताना है क्या है। तो कार्य जो है आपका एक अदिश राशि है, आप जानते ही हैं। तो इसमें कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, या फिर दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होते। अब आपको ये बताना है इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कोई भी दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ए आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि कार्य जो है आपका एक अदिश राशि है, तो इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाए। अगला चैप्टर आपका है वो है मैकेनिक्स या फिर यांत्रिकी, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका कार्य। इसको अब हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये मेहनत कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है भाई तो कमेंट्स में अपना राय जो दीजिएगा, जो भी आपको फीडबैक लगे उसको कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे ही, मुझे पता है। बाकी चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो मेरे प्यारे भाई अगली टॉपिक जो है आपका वो है यांत्रिकी, और जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका कार्य या फिर वर्क। अब इसे हम कंप्लीट करेंगे।